प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे, जिसके अनुसार हमें मान निकालना है sin 30 धन tan 45 ऋण cos 60 बटे sec 30 धन cos 60 धन cot 45। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है प्रश्न में, तो सबसे पहले sin 30 का मान यहाँ से सारणी के अनुसार हम रखते हैं, धीरे धीरे लिखते चलेंगे हम। यहाँ पे sin 30 का मान हम देख रहे हैं 1/2 के बराबर है, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। इसी प्रकार से धन का चिन्ह लगाते हैं। tan 45 का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारणी में एक ज्ञात है, तो tan 45 का मान ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ज्ञात है, तो यहाँ पर एक लिख देते हैं। ऋण cosec 60 का मान हम लिखते हैं, यहाँ पे cosec 60 सबसे लास्ट में दिया है, तो यहाँ पे 2/3 के बराबर है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। फिर इसके बाद इसको हम लिख देते हैं 2/3, और इसी प्रकार से बटे की लाइन खींचते हैं और sec 30 का मान रखते हैं यहाँ पे। sec 30 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे, sec 30 का मान आपको 2/3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2/3 लिखेंगे और इसी प्रकार से धन का चिन्ह लगाएंगे। cos 60 का मान रखेंगे। cos 60 का मान हम देख रहे हैं सारणी के अनुसार, ये cos 60 यहाँ पे 1/2 है, तो इसके स्थान पे हम 1/2 लिखेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे और cot 45 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से हम मान को लिख देंगे और अब हम इसे सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की संख्याओं का यहाँ पे जो दिए गई हैं इसका लघुत्तम लेते हुए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बीच की बटे की लाइन और ये लघुत्तम की लाइन हमने इनके ऊपर वाले अंश के लिए खींच लिए। तो यहाँ 2 और करनी 3 का लघुत्तम 2 करनी 3 हमें प्राप्त हो जाता है। 2 का भाग 2 में देंगे, करनी 3 बार जाएगा, करनी 3 का 1 में गुणा होगा, करनी 3 लिखेंगे। धन का चिन्ह 1 का भाग 2 करनी 3 बार जाता है, 2 करनी 3 का 1 में गुणा होगा, तो 2 करनी 3 लिखेंगे। ऋण का चिन्ह लगाएंगे, करनी 3 का करनी 3 में भाग चला गया 2 बार, यहाँ पे 2 का 2 में गुणा होके 4 हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर वाली राशियों को हमने सरल कर लिए। अब नीचे भी इसी प्रकार से 2 करनी 3 इसका लघुत्तम दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे 2 करनी 3 हमने लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे करनी 3 का भाग दिए, 2 बार चला गया, 2 का 2 में गुणा हुआ 4 आ गया, और इसी प्रकार से 2 का भाग गया, यहाँ करनी 3 बार, करनी 3 का 1 में गुणा होगा, करनी 3 एकम करनी 3 लिखेंगे। 1 का भाग गया 2 करनी 3 बार, 2 करनी 3 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ 2 करनी 3 लिखेंगे। अब देखिए इसे हम सरल कर लें, तो सरल करने पर आगे हम देखते हैं कि यहाँ से करनी 3 और 2 करनी 3 का योग हो गया, तो ये 3 करनी 3 हो गए, और यहाँ पे ऋण 4 आ गया। इसी प्रकार से बटे में हम लिखेंगे 2 करनी 3 ज्ञात है हमें, तो इसको लिख दें हम। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणा का चिन्ह लगा दें, 2 करनी 3 को हम ऊपर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये पक्षांतर कर दिया हमने, और यहाँ 4 को लिखेंगे तो धन 4 लिखेंगे, और करनी 3 का 2 करनी 3 में योग करेंगे, तो 3 करनी 3 तो हमें ये मिल गया और ये धन 4 मिल गया, और ये 2 करनी 3 से इस 2 करनी 3 को कैंसिल कर दिए। अब देखिए आगे हम इसे और सरल कर सकते हैं, तो यहाँ 3 करनी 3 ऋण 4 हमें मिला था, और नीचे हमें 3 करनी 3 धन 4 प्राप्त हुआ है। अब हम परिमेयकरण करेंगे, तो हर का हमेशा परिमेयकरण किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो आप जानते ही हैं कि हर का परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है। तो हर का परिमेयकरण का मतलब है कि यहाँ नीचे जो हमें राशि दी गई है उसका हम अंश और हर में एक चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 करनी 3 तो है, लेकिन धन का चिन्ह है, इसको ऋण का चिन्ह में परिवर्तित करेंगे और धन 4 की जगह ऋण 4 लिखेंगे, बटे उसी का हम नीचे हर में भी गुणा कर देते हैं, तो ये हर का परिमेयकरण कहलाता है। यहाँ पे 3 करनी 3 ऋण 4 का हम डायरेक्ट कोष्टक में गुणा करके हम सरल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको सरल करना दिखा रहे हैं। तो 3 करनी 3 का 3 करनी 3 में आपस में गुणा, तो ये देखिए आप 3 का 3 में तो गुणा हो जाएगा और करनी 3 में करनी 3 का गुणा होगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको सरल करके हम लिखेंगे 3 तिया 9 और गुणित यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो इस तरीके से ये 27 होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करने पर हमें 27 प्राप्त होता है। 3 का 4 में गुणा होगा ऋण का, तो यहाँ पे 12 करनी 3 लिखा जाएगा। ऋण 4 का गुणा अब 3 करनी 3 में करेंगे, तो ऋण 12 करनी 3 यहाँ पे भी होगा। इसी प्रकार से ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन, और 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। तो इसे सरल करने पर आप देख रहे हैं जो प्राप्त हुआ है, हम इसे यहाँ लिख देते हैं। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे हम
27 ऋण 12 करनी 3 ऋण 12 करनी 3 धन 16। इसी प्रकार से हम नीचे की ओर भी सरल करते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं धन का और ऋण का चिन्ह है, तो इसको ए और धन बी और ए ऋण बी। तो इसके अनुसार हम सूत्र जानते ही हैं कि ए धन बी और ए ऋण बी का सूत्र क्या होता है। तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो ए के स्थान पे हमने क्या रख दिए, 3 करनी 3। तो यहाँ पे 3 करनी 3 का वर्ग होगा और ऋण यहाँ पर 4 का वर्ग होगा। तो ये मान रखने पर सरल होगा। तो 3 करनी 3 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें हम 3 करनी 3 का वर्ग और यहाँ पे लिख दें 4 का वर्ग, है ना। तो इसके बाद हम इसे आगे सरल कर लें। तो 27 और 16 को योग कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 43 के बराबर। और ऋण 12 और ऋण 12 कितना होगा, ऋण 24 करनी 3 हो जाएगा जोड़ने पर। इसी प्रकार से 3 का 3 में गुणा होकर हमने जैसा कि अभी बताया था आपको कि 3 करनी 3 का आपस में गुणा करने, तो इस तरीके से 3 करनी 3 गुणित 3 करनी 3 का मान प्राप्त होता है। 3 तिया 9 और यहाँ पे करनी 3 का करनी 3 में आपस में गुणा होकर 9 तिया 27 प्राप्त हो जाता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 27 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 27 लिख दें और 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 चौक 16। हम यहाँ से घटा दें, सरल कर दें तो ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा, तो ऊपर वाले मान को वैसे ही लिख दें और यहाँ लिखेंगे 43 ऋण 24 करनी 3 बटे 27 में से 16 घटाएंगे 11 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा मान निकल के आया है 43 ऋण 24 करनी 3 बटे 11।